नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक हिंदी व्याकरण के नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है अलंकार। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना आपका शाब्दिक अर्थ होता है। जिस प्रकार भाई कोई भी मनुष्य है, जब वो अपने आप को अच्छा दिखाता है तो क्या करता है, गहनों का प्रयोग करता है। ठीक है, ब्रेसलेट धारण कर लिया, गले में सोने की चेन पहन ली। ठीक है, तो ऐसे ही कान में कुछ डाल लिया, तो इनसे क्या होता है, मनुष्य की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार कवियों ने भी जो गद्य भाग है और पद्य भाग है, उसमें ऐसा कुछ चमत्कार उत्पन्न हो जाए, उसके लिए अलंकारों की क्या पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है। तो अगर परिभाषा हम समझें कि अलंकार किसे कहते हैं, तो जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वो अलंकार कहलाता है। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। दूसरा क्वेश्चन क्या बना? अलंकारों की क्यों आवश्यकता पड़ी? भाई सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ी। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार कविता में और गद्य भाग में, पद्य कविता को बोलते हैं और गद्य जो आपके निबंध शैली में पाठ लिखे जाते हैं, उनमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता पड़ी। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इनके नाम में ही इनकी परिभाषा है, जहां शब्दों के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, और जहां अर्थ के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, जहां अर्थ के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आपकी अर्थालंकार कहलाता है। तो इसमें शब्द महत्वपूर्ण रहेंगे, शब्दों की आवृत्ति होगी ज्यादा से ज्यादा, और इसमें अर्थ क्या रहेगा, वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो शब्दालंकार हमारे कौन से आते हैं? तो शब्दालंकार में हमारे एक आता है अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, और एक आता है वो सलेस अलंकार। ठीक है, सलेस के दो भेद होते हैं, शब्द सलेस और अर्थ सलेस। ठीक है, इसलिए ये दोनों में आ सकता है, इसलिए कई कई व्याकरण में इसको उभयालंकार भी कहा जाता है। तो उभयालंकार, फिर अलंकार के तीन भेद हो जाते हैं, लेकिन मान्यता इसको नहीं मिली है, तो हम दो में ही लेके चलते हैं। तो जहां भी अगर आए अलंकार के कितने भेद हैं, तो हमें आपको दो ही बताएंगे। तो अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और सलेस अलंकार। और जो अर्थालंकार हैं, उसमें आपके कौन से आ जाएंगे? तो उसमें आपके आ जाएंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अति सयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवी कर्ण अलंकार। अन्योक्ति अलंकार भी इसी में गिना जाता है। लेकिन आपके जो ज़्यादातर सिलेबस में ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो इनसे ही रिलेटेड ये जो 8 अलंकार हैं, वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है और ये आठों ही इतने महत्वपूर्ण है कि आपसे ज़्यादातर इन्हीं में से वो पूछ लेता है। तो आइए, आज हम केवल पहले शब्दालंकार इस क्लास में करेंगे, बाकी दूसरी क्लास में हम अर्थालंकारों को समझेंगे। तो शब्दालंकार, जहाँ शब्द क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। तो आइए सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देख लेते हैं। तो अनुप्रास क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति से जहां काव्य की सुंदरता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है।
तो ये ध्यान रखना वर्णों की आवृत्ति, इसमें बार-बार एक ही प्रकार के वर्ण हैं, उनसे कोई न कोई शुरुआत आपकी हो जाएगी, इसलिए वहाँ से अनुप्रास है। ये बहुत ही आसान अलंकार है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं होगी, एग्ज़ाम्पल से आप समझ जाएँगे जैसे सत्य, स्नेह, शील, सागर। अब आपने देखा इसमें स, श, श और श। तो इसमें बार-बार एक ही अक्षर से जो शब्द शुरू हो रहे हैं, तो इसमें स की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है, वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है? 1-2 एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, जैसे आपका आ जाएगा भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, भूरी भीति भगाइए। ठीक है? आप देख पा रहे हैं यहाँ भ, भ, भ और भ। तो भ से मात्रा पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मात्रा जब आप इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, मान लो यहाँ भ है और यहाँ भू है और यहाँ भी है। ठीक है? तो जब इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो पहला अक्षर जो है वो यही रहने वाला है। तो भ प्लस में उ और भ प्लस में ई। ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट को ये भ्रम हो जाएगा कि यहाँ तो भ है सर और यहाँ पर भू है, तो एक जैसे कैसे हुए? यहाँ पर भी है। तो ये एक जैसे इसलिए हुए क्योंकि इनमें जो स्वर है वो दूसरी दूसरी बाहर निकलेगा, तो इसलिए पहला जो वर्ण है वो यही रहने वाला है। ठीक है? तो इसमें भय की आवृत्ति के कारण है। एक हमारा चला हुआ है रघुपति, राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम। ठीक है? तो आप देखिए इसमें र की आवृत्ति बार-बार हो रही है, र, इसमें र, यहाँ प और प। कम से कम 2 बार तो ज़रूर होना चाहिए अनुप्रास में, और कितनी बार हो सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो कितनी बार भी हो सकता है एक ही वर्ण, लेकिन कम से कम 2 बार तो ज़रूर उस उसको रिपीट होना चाहिए। ठीक है? तो र और प की आवृत्ति इसमें है। ये नहीं पूछता है कि किसकी आवृत्ति, लेकिन ज़्यादातर बस एक लाइन दे देता है, एग्ज़ाम्पल दे देता है। तो ट्रिक के साथ हम इसको समझेंगे। तो ट्रिक क्या कहलाती है आपकी, कि एक ही जो वर्ण है वो कई बार आ जाता है। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी समझने के लिए, आसान भाषा में इसके लिए ये हो जाएँगे। और अगर आप करें तो जो इसका ज़्यादा पूछा जाता है वो क्या है? वो है तरनी तनुजा। तरनी तनुजा, तट, तमाल, त्रुवर, बहुछाई। ठीक है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि त, 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 त आदि आए हैं, तो ये अनुप्रास से अलंकार हो जाएगा। और ज़्यादा पूछा जाने वाला है आपका चारु चंदर की चंचल किरणें खेल रही थी रजस्थल में। ठीक है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं च की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यही हो जाएगा। ठीक है? मुदित महीपति, मुदित महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए, मंदिर आए। ठीक है? तो यहाँ पर म की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बार-बार क्या होगी, वो वर्णों की आवृत्ति होगी, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है? तो ये था आपका अनुप्रास अलंकार। अब चलते हैं दूसरे अलंकार की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है आपका यमक अलंकार। यमक को अगर हम कहें तो एक प्रकार समझने के लिए आप जोड़ा समझ सकते हैं, यानी कि एक शब्द का जोड़ा मिलेगा आपको, वो कहीं न कहीं, यानी कि एक शब्द जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और हर बार उसका भिन्न अर्थ निकलता हो। अब देखिए क्या ट्रिक हो गई आपकी। तो ट्रिक के हिसाब से अगर इसको आप याद करेंगे तो क्या होगा, एक शब्द आपका 2 बार मिलेगा। एक शब्द 2 बार जब आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि अगर मान लो आपको अर्थ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये देख लेना कि एक ही शब्द 2 बार हो उसका भिन्न। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपका भिन्न अर्थ निकलना चाहिए, जैसे बार-बार। तो बार-बार का मतलब हर बार ही होता है, तो इसमें इस बार का और इस बार का अलग अर्थ नहीं होता है। ठीक है? तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं।
तो वो आपके लिए क्या है? कनक कनकते सौगुना मादकता अधिक। तो क्या हो जाएगा? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए कनक शब्द 2 बार आया है, ऐसे ही इसमें एक शब्द और ये ज़रूरी नहीं कि ये इकट्ठे ही प्रयुक्त हो, ये लाइन में कहीं भी हो सकते हैं। तो जहाँ एक शब्द 2 बार आई और जिसका अलग अर्थ निकले, जैसे कनक, तो कनक यहाँ पर धतूरा एक होता है और एक कनक सोना भी होता है, ठीक है? कहता है कि दोनों ही क्या कर देते हैं? आदमी को नशे में डाल देते हैं। कनक कनक से सौ गुनी, तो सौ गुना इनके आ जाने पर 100 गुना नशा बढ़ जाता है। भाई जिसके पास ज्यादा सोना हो वो भी नशे में चूर हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और धतूरा भी एक ऐसा ही नशीला एक पदार्थ है जिसको पीने से नशा चढ़ जाता है। ठीक है, दो अलग अलग अर्थों में यहाँ प्रयोग हुए। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो बेनी शब्द आए हैं, तो इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि यहाँ पर कौन सा है, यमक अलंकार है, क्योंकि एक बेनी होती है छोटी और एक कह कवि बेनी, यानी कि कवि बेनीपुरी जी कह रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का आपने नाम सुना हो तो वो एक क्या है, कवि हैं। तो एक कह कवि, तो यहाँ कवि बेनीपुरी जी कह रहे हैं, और बेनी मतलब छोटी जो है वो, ब्याल मतलब नागिनी की तरह है। तो ये ऐसे मतलब यहाँ पर आपको एक ही शब्द में 2 बार आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल आ गया, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड, तो देखिए यहाँ पर 2 बार घटा शब्द आया है, एक बार ये घटा। तो काली घटा, तो एक तो बादलों वाली जो घटा छाती है, बादलों वाली जो घटा छाती है, ठीक है, जो आकाश में काले बादल छाते हैं, और एक ये घटा मतलब कम होना, बादलों का जो जब काली घटा छाई तो उनका जो घमंड है वो कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग है, अर्थ नहीं भी आते हैं तो चल जाएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है एक शब्द 2 बार आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। ठीक है जी। जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नम में नए तारे हैं, तेते तुम नभ में नए तारे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आ गया। ठीक है, तारे का मतलब एक होता है पार उतारना भी होता है, उद्धार करना, एक तारे का मतलब उद्धार करना, और ये एक तारे होते हैं जो सितारे अपने आकाश में चमकते रहते हैं, वहां भी इनका प्रयोग हुआ है। तो ये भी आप कह सकते हैं। रति रति सब रति के शरीर की, रति रति शोभा, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, सब रति के शरीर की। ठीक है, इसमें भी क्या है, वो रति शब्द आया है। तो एक रति का मतलब होता है कण कण में व्याप्त, क्या होता है, कण कण में व्याप्त। ठीक है, और एक रति कामदेव की पत्नी का भी नाम था, कामदेव की पत्नी का नाम था रति। ठीक है, तो ऐसे मतलब इसमें एक ही शब्द 2 बार मिलेंगे और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे। ठीक है, कर का मन का डारी दे, एक और इसका इंपॉर्टेंट है, कर का मन का डारी दे। ठीक है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। देखिए यहाँ भी मन का शब्द आया है, तो एक मन का जो माला हम फेरते हैं उसका जो मणिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मन का बोलते हैं। ठीक है, और एक मन का, मन मतलब हृदय, दिल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार मन का शब्द आया है, 3 बार। तो यहाँ पर एक का अर्थ है दिल और एक मन का मतलब माला को फेरने वाला जो मनिया होता है उसको भी हमें कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर हर बार एक ही शब्द 2 बार आता है, लेकिन उसका क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है श्लेष अलंकार। श्लेष का सामान्य अर्थ होता है चिपकना,
ये इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ी-सी इसकी जो पहचान है, वो कम होती है। तो इसको जो 7-8 ही मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं बार-बार, तो आपको उनको एक बार थोड़ा-सा नज़र ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्योंकि अनुप्रास अभी आपने पढ़ा तो याद हो गया ट्रिक के साथ, क्या ट्रिक आपने लगाई? वो लगाई आपने ट्रिक कि वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। और यमक अलंकार में आपने क्या ट्रिक लगाई? यमक अलंकार में क्या ट्रिक लगाई आपने कि एक ही शब्द कितनी बार आता है? 2 या 2 से अधिक बार आता है। ठीक है, ये ट्रिक है। लेकिन श्लेष अलंकार की ऐसी स्पेशल कोई ट्रिक नहीं है, तो ये इसके 7-8 इम्पोर्टेंट जितने भी बनते हैं, मैं जो पेपर में आते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। इसकी एक ज़रूर थोड़ी-सी मैंने अपनी तरफ से ट्रिक बना रखी है, जहाँ भी आपको रहीम शब्द दिखाई दे, रहीम, रहीम, रहीमन, ठीक है? ज़्यादातर अगर ये शब्द कहीं भी दिखाई दे, तो ये मोस्टली किसमें मिलते हैं? श्लेष अलंकार में मिलते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? जहाँ एक ही शब्द के एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रहता है, सारे इम्पोर्टेंट हैं जी, इसके जितने भी 7-8 हैं। देखिए जैसे मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, इसकी कितनी कलियां। तो ये इम्पोर्टेंट हैं जी सारे, तो आप अपनी किताब में, नोटबुक में लिख भी सकते हैं और ऐड करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो इन्हीं में से जो मैं 6-7 आपको बताऊंगा, ज़्यादातर वही आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। मधुबन की छाती को देखो, इसमें तो यहाँ कलियां जो शब्द है वो आपके लिए आया है। तो कली एक होती है जब वो खिलने से पहले की दशा, खिलने से पूर्व दशा, यानी कि जब एक वो डंठल सा निकल के आता है, डंठल जब निकल के आता है, और एक होता है जब वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। तो कली शब्द यहाँ दोनों अर्थ में हम, यानी कि खिलने से पहले की अवस्था और खिलने के बाद की अवस्था के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा इसका महत्वपूर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर मेरी बौ बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई। ये आपके 9th-10th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ भी आपके 4-4 अंक के आते हैं, तो इसलिए इनमें भी आपको ध्यान देना है। तो जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, श्याम हरित, श्याम हरित दूती होई, दूती होई। तो यहाँ पर जो श्याम शब्द आया है, देखिए यहाँ पर जो श्याम से हम कह सकते हैं कि श्याम क्या है? वो कृष्ण को भी बोला जा सकता है, और यहाँ श्याम मतलब काला रंग भी होता है, तो वो भी इसके 2 होते हैं। और श्याम मतलब यहाँ पाप को भी कहा जाता है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने से यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट है जी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है जी। सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है, तो जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति होई, कुल कपूत गति होई, बारे उजियारो करे, बारे उजियारे, उजियारो, बारो उजियारो करो, बढ़ई अंधेरो होई, बढ़ई अंधेरो होई। अब यहाँ पर देखिएगा 12 शब्द, और यहाँ पर जो बढ़ई शब्द है वो आपके 2-2 अर्थ यहाँ पर बताते हैं। 12 का एक अर्थ है जलाने पर, और एक अर्थ है यहाँ पर वो बचपन में। 12 मतलब बचपन भी बोला जाता है, और 12 मतलब जन्म। तो बढ़ई का मतलब यहाँ पर वो बुझाना भी होता है, जो दीपक है उसको बुझाना, और बढ़ई का मतलब है बढ़ना।
ठीक है? एक ही शब्द के जब 2 अर्थ निकलते हैं और मैंने पहचान भी बताई थी जहाँ मोस्टली रहीम शब्द आता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है? और सीबीएसई 10th में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है ये मंगन को देखी, मंगन को देखी पट देत बार बार है, पट देते बारे बार है। ठीक है, तो मंगन यहाँ पर पट शब्द आया है, मंगन भिखारी को बोलते हैं। पट मतलब यहाँ पर आप वस्त्र भी बोल सकते हैं और पट का मतलब दरवाजा भी होता है। तो भाई कोई मांगने वाला है उसको देख करके वस्त्र दान देता है या फिर दरवाजा बंद कर देता है। तो इस प्रकार भी आप इनमें से निकाल सकते हैं। और इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो कौन सा होता है भाई? वो रहीमन पानी राखिए सब पानी सब शून्य। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून्य। तो यहाँ पर देखिएगा रहीमन, तो रहीमन शब्द आ गया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून्य। ठीक है, तो यहाँ पानी शब्द आएगा, इसमें पानी शब्द। तो एक पानी चमक को कहते हैं, एक पानी किसको कहते हैं? हाथ को भी कहते हैं, और एक पानी जल को भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहीमन से भी आप कर सकते हैं और पानी से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट है इसमें जो 10th में पूछा गया है पिछले साल भी सीबीएसई में, तो वो क्या था? प्रियतम बतला दो, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है? प्रियतम बतला दो मेरा लाल, ये 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ पर लाल शब्द आपका आया है, तो लाल पुत्र को भी बोलते हैं और लाल एक मणि भी होती है और लाल एक रंग को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है जी। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, को घटी वृष भानुजा, को घटी वृष भानुजा वे हलदर के वीर, वे हलदर के वीर। को घटी वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर हलदर शब्द देखिए आपका, तो हलदर आप किसको कहेंगे? किसान को भी कह सकते हैं और बलराम का भी क्या था? नाम था। तो एक ही शब्द के यहाँ अनेक अर्थ निकल रहे हैं। उसी प्रकार वृषभ अनुजा, तो वृष भानु प्लस में जा, तो राधा को भी कहते हैं और वृष भानु की पुत्री थी। और वृषभ होता है बैल की छोटी बहन, यानी कि गाय को भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी वृषभ अनुजा के भी 2 अर्थ निकलते हैं। और एक इसका जो सबसे और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो है पी तुम्हारी मुखबास तरंग, मुखबास तरंग आज बोरे भोरे सहकार। ठीक है, तो यहाँ पर बोरे शब्द आया है इसमें। तो बोरे का मतलब एक तो जो आम को कोर लगता है, आम के वृक्ष पर जो कोर लगता है उसको क्या कहा जाता है? बोर। और एक बोराना का मतलब होता है पागल, पागल हो जाना, पागल हो जाना। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो ये मैंने बताने की कोशिश की है, 1-2 नियम और उदाहरण बचता होगा तो आप अपनी बुक से वो ढूँढ सकते हैं। मोस्टली इन्हीं में से वो आपके पूछा जाता है। तो ये थी आपकी शब्दालंकार के 3 भेद। और जो नेक्स्ट जो बचते हैं अर्थ के आधार सॉरी जो अर्थालंकार के आधार के जो भेद हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।